हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त फिर से लेकर हाजिर हुआ हूं करंट अफेयर शो। आज है 13 जुलाई 2020। तो दोस्तों, पहले तो आप सब लोगों को जो है सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। 13 जुलाई 2020 को आज हम लोग जो है फिर से अपने शो को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो पहले टॉप न्यूज ऑफ द डे देखेंगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर आज के किसी करंट अफेयर टॉपिक पे हम जो है इंपॉर्टेंट क्या है डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमारे लिए जो मुद्दा बना हुआ है कौन सा है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, कुछ कमिटीज देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और जी हाँ, अंत में जो है जीके, स्टैटिक जीके जो हम आज के करंट अफेयर से निकालेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा जो है आप मेरे जो है फेसबुक पेज करंट अफेयर्स यूनिवर्स के नाम से है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का। किससे? तो टॉप न्यूज ऑफ द डे से। तो सबसे पहला क्या है? यूपी गवर्नमेंट पुट्स कैप ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 इन ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो यूपी गवर्नमेंट ने कल जो है कोविड-19 के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फीस ली जा रही थी उस पर क्या लगा दिया है? एक कैप लगा दिया, यानी कि इससे ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते। तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है हॉस्पिटल को, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। अब ए कैटेगरी में मान लीजिए कि 100 रुपए निर्धारित किया गया है, तो बी कैटेगरी में उसका 80% लिया जाएगा और सी कैटेगरी में उसका 60% लिया जाएगा। तो इस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने ये कैप पुट किया है कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को लेकर। ठीक है, अब बात उठती है कि ये डिसीजन लिया क्यों है, तो ये मैं आगे बताऊंगा, अभी यहां नहीं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा है Amazon.com इंक बैंड एंड देन अनबैंड द टिकटॉक। तो टिकटॉक जैसा आपको पता है काफी जो दुनिया के देश हैं इसको बैन करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया ने ही बैन किया। जब इंडिया ने 59 एप्स को बैन किया, उसमें टिकटॉक जो है सबसे पॉपुलर था। अब जो है यूएस, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी जो है थिंक कर रही है कि इस ऐप को बैन कर दिया जाए। लेकिन अभी हाल में ही, यानी कल ही, बल्कि फ्राइडे को एक जो है न्यूज आई जिसमें ये था कि इवन प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है इसको बैन कर रहे हैं। तो Amazon.com ने क्या किया था? इसको पहले तो बैन किया, फिर टिकटॉक से बात हुई तो उसको फिर से उसी दिन अनबैन कर दिया। तो ये एक न्यूज बनता है कि विच इज द फर्स्ट कंपनी टू बैन टिकटॉक, तो दैट इज Amazon.com। ओके, हमारा अगला है क्वालकॉम इन्वेस्ट ₹730 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म्स। तो जियो प्लेटफॉर्म जब से लॉकडाउन हुआ है तो जियो प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि रिलायंस के लिए बहार ही आ गई है। और इसी बहार के चलते आप ये जान सकेंगे कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक हैं, वो अब दुनिया के सबसे 10 अमीरों में शुमार हो गए हैं। सो ही इज अमंग द टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। कौन? तो आपके मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। और क्यों? क्योंकि जो जियो प्लेटफॉर्म में लगातार लॉकडाउन के दौरान इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने यहां पे अगले स्लाइड में आप लोगों के लिए ये रखा है। तो सबसे पहले तो फेसबुक ने 9.99% स्टेक लिया, फिर सिल्वर लेक 1.15%, विस्ता 2.32%, जनरल अटलांटिक ने लिया, फिर केकेआर 2.32%, मुबादला 1.85%, सिल्वर लेक ने फिर 0.93%, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 1.16%, टीपीजी ने 0.93%, एल कैटाउटर्न ने 0.39%, पीआईएफ ने 2.32%, इंटेल ने 0.39% और अब जाके क्वालकॉम ने 0.15% इन्वेस्ट किया है। अब इन सब का नतीजा क्या है? कि इन सब का नतीजा ये है कि आज की डेट में रिलायंस जो है ये एक डेट फ्री कंपनी हो गई है। क्या हो गई है? डेट फ्री कंपनी हो गई है। और कुल मिला के लॉकडाउन के दौरान 1,18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। अब अगला है हमारा क्या टॉप न्यूज ऑफ द डे में? ल्यूइस हैमिल्टन विंस स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स इन ऑस्ट्रिया। सो स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ल्यूइस हैमिल्टन ने। कहां हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिलबर्ग में। अब जो है दोस्तों, इससे पहले जो है जो ल्यूइस हैमिल्टन है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। मैं आपको यहां बता देता हूं, और ये ब्रिटेन के हैं निवासी। ठीक है, कहां के हैं? ब्रिटेन के निवासी हैं, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। अब आप लोगों को ये बताना है, इससे पहले जो है वल्तरी बोटास जो कि फिनलैंड के हैं,
और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, उन्होंने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता था, और वो लॉकडाउन के दौरान का सबसे पहला ग्रैंड प्रिक्स था। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हमारा अगला है कि बोरोइंग लिमिट्स ऑफ स्टेट्स इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 5% फॉर 2020-21। तो ये जो है ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो कि मई 12 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, आत्म भारत अभियान, तो उसके अंतर्गत जो है ये पैकेज दिया गया था कि जो स्टेट्स हैं उनकी जो बोरिंग लिमिट्स है उसको 3% से 5% कर दिया गया है। किसके लिए? 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और इससे जो कुल एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आएगा कितना हो जाएगा अब स्टेट्स को? तो 4,28,000 करोड़। कितना? तो 4,28,000 करोड़ जो है ये एडिशनल इनकम मिलेगा किनको? तो स्टेट्स को। ठीक है, अब अगला न्यूज है हमारा, राइटर एंड थिंकर नागिन दास सांघवी पासेस अवे एट 100। सो नागिन दास सांघवी जो राइटर और थिंकर थे गुजरात के, तो इनका जो है निधन हो गया है। आप यहां देख सकते हैं ये रहे, और ये 100 साल की उम्र के थे। ठीक है, तो इनको जो है इनके निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही जो है अपना जो है दुख व्यक्त किया है। ओके, चलिए, तो ये थे आज के टॉप न्यूज ऑफ द डे, और अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? तो जी हां, आपका फेवरेट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, हु विल हेड द 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन फॉर्म्ड टू प्रोब गैंगस्टर विकास दुबे's एनकाउंटर। तो गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय आयोग का प्रमुख या अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शशिकांत अग्रवाल। तो ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट जस्टिस है फॉर्मर शशिकांत अग्रवाल। तो ये जो है जो विकास दुबे गैंगस्टर था जिसका एनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद काफी सवालिया निशान खड़े हुए, तो उसको प्रूव करने के लिए शशिकांत अग्रवाल कमेटी बनाई गई है। ये आपको याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने ये 3 ऑप्शन दिए हैं, जरा ये 3 ऑप्शन को भी डिस्कस कर ले। तो डॉक्टर विनोद पॉल जो है, ये जो है डॉक्टर विनोद पॉल ये नीति आयोग के मेंबर हैं, और ये होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया था जो ये निर्धारित करता कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में कर रहे हैं वो जो फीस ले रहे हैं उस पे एक लिमिटेशन पुट की जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा न्यूज आ रहा था कि एक एक दिन का लगभग 25 से 30 हजार रुपया जो है चार्ज कर रहे थे। ठीक है, तो डॉक्टर विनोद पॉल कमेटी आई और उसने ये निर्धारित किया, एक लिमिट निर्धारित किया कि आप जो है इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसी डिसीजन को ध्यान में रखते हुए कल जो है यूपी गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे कैप लगाया कि आप इससे ज्यादा जो है ट्रीटमेंट का पैसा नहीं ले सकते। तो कौन है? डॉक्टर विनोद पॉल कमेटी ऑन पुटिंग अ कैप ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्जिंग द ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। ठीक है, अब अगला है हमारा एसवीएस राठौर। तो एसवीएस राठौर ये जो है फॉर्मर जज हैं हाई कोर्ट के, और ये भी जो है 1 मैन कमेटी है जो कि इटावा से लेकर जलाउन डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो रिवर बेड है उसकी जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसमें इंक्वायरी करेंगे। कौन है? तो एसवीएस राठौर, और ये कमेटी जून 2020 में बनाई गई थी, और ये एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे हम ग्रीन कोड के नाम से भी जानते हैं, तो उसने ये कमेटी का गठन किया था। और एनजीटी के चेयरमैन कौन है? तो ये है आपके आदर्श कुमार गोयल जो है एनजीटी के चेयरमैन है। तो आपको यहां से इतनी जानकारी जो है मिल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टू विच प्लैनेट और मून Perseverance rover will be sent by NASA in August 2020। तो अगस्त 2020 में नासा द्वारा किस ग्रह और चंद्रमा पर Perseverance रोवर को भेजा जाएगा? तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि कहां? तो मार्स, मंगल ग्रह जिसे हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, वहां पर भेजा जाएगा। अब मार्स जो है ये एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए है, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मार्स पे जो है जीवन जो है वहां पे जीवन जो है बसाया जा सकता है। अगर परसिवरेंस रोवर अगर ऐसे कुछ साक्ष्य ले आता है तो ये जो है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जो मार्स के लिए लिया जाएगा उसमें काफी ही मददगार साबित होगा। तो नासा जो है इसको अगस्त में लॉन्च करेगा। अब ये 3 ऑप्शन है, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वीनस
सो वीनस पे जो है ये इनफैक्ट क्या है कि यहाँ पे कोई भी जो है मतलब कि आपका स्पेसक्राफ्ट आज तक जो है लैंड नहीं कर पाया एक्सेप्ट वन स्पेसक्राफ्ट, जो कि मैं आपको जीके में बताऊंगा। सो इस पे जो है वीनस एक्सप्रेस, मैगेलन, ये जो है भेजे गए हैं। और एक जो है एक रशियन का स्पेसक्राफ्ट जो है वीनस का आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन चुका है, वो अब उसके ऑर्बिट करता है, क्योंकि वीनस का कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है। जैसे कि अर्थ का क्या है आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल सैटेलाइट, मून है, लेकिन वीनस पे कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो वो भी आप जीके में देखिएगा, ठीक है। दूसरा है टाइटन। तो टाइटन जो है ये सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और पूरे सोलार सिस्टम का जो सेकंड लार्जेस्ट मून है। किसके बाद? तो गैनीमीड के बाद। तो गैनीमीड किसका मून है? तो वो है जुपिटर का, ठीक है। तो इसके बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट मून कौन है? तो टाइटन है, ये सैटर्न का मून है। अब यहां पे जो है कसीनी ह्यूजियंस, ठीक है, इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था, क्योंकि टाइटन की खोज जो है ह्यूजियंस ने ही की थी। तो यहां पे ये ऐसा माना जा रहा है कि टाइटन में जो है वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो उसको जो है स्टडी किया जा रहा है कसिनी ह्यूजियंस स्पेसक्राफ्ट के जरिए। ओके, अब अगला है जुपिटर। तो जुपिटर पे जो है जूनो स्पेसक्राफ्ट जो है नासा का भेजा गया है। कौन सा? जूनो। ये जो है पूरे सोलार सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, कौन सा? जुपिटर। तो ये था क्या, सारे प्लैनेट्स पे कौन कौन सा जो है सैटेलाइट भेजा गया है उसको हमने डिस्कस किया। ये आप लोगों को क्या है कि यहां से इतनी जानकारी मिल जाती है। अब जी हाँ, मार्स पे परसिवरेंस मिशन तो भेजा नहीं गया, ये आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर ने बताया नहीं। तो मार्स पे जो है मैं अगर बात करूं तो ये देखिए मार्स पे सबसे पहला मिशन जो है ये सोजॉर्नर भेजा गया था 1997 में। उसके बाद स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जो है 2004 में भेजा गया। और फिर क्यूरियोसिटी जो है इसको 2012 में भेजा गया, जिसने गेल क्रेटर जहां पे लैंड हुआ था उसको डिस्कवर किया कि वो बहुत करोड़ों साल पहले, 100 करोड़ साल पहले लेक रहा होगा। तो ये किसने? क्यूरियोसिटी ने डिस्कवर किया था। लेकिन जो सोजॉर्नर ये अपने आप में क्यों बेंचमार्क था 1997 का? क्योंकि इसने ये दिखाया कि मार्स पे स्पेसक्राफ्ट लैंड हो सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब कुछ दिन पहले जो है एक और चीज करंट अफेयर में थी, तो जो हम फ्लैशबैक के जरिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या था? तो फ्लैशबैक के जरिए हम देखेंगे तो मंगलयान यानी कि मिशन ऑन मार्स, जो कि अब तक का सबसे चीपेस्ट स्पेस प्रोग्राम है जो इंडिया ने भेजा था, ठीक है। तो उसने मार्स के ओनली मून, ओनली नहीं है सॉरी, ठीक है, मार्स के लार्जेस्ट मून फोबस का जो है फोटो लिया और वहां पे 4 क्रेटर दिखाई दिए। क्रेटर यानी कि गड्ढे। कौन कौन से हैं? स्टिकनी, स्क्लोवस्की, रोशे और ग्रिल ड्रिग। तो ये 4 क्या हैं? ये क्रेटर हैं, स्पॉट्स हैं, जो कि फोबस मून पे मिशन ऑन मार्स पे जो लगा हुआ कैमरा है उसने दिखाया था, ठीक है, मंगलयान। ओके, तो ये मंगलयान जो है 2013 नवंबर में भेजा गया था और 2014 में ये सितंबर 2014 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया था मंगलयान। ओके, इसके अलावा जो है इंडिया प्रिपेयर कर रहा है शुक्रयान भेजने का। किसका? तो शुक्रयान। शुक्रयान यानी आपका क्या है? आपका वीनस है। तो शुक्रयान, तो शुक्रयान जो है इंडिया 2023 में भेजने का सोच रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर किसी फंडिंग वगैरह की या कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया जो है शुक्रयान भेजने की सोच रहा है। कहां? तो वीनस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब? तो 2023 में। अब फोबस के अलावा मार्स पे दूसरा कौन सा मून है? तो वो है डेइमोस। कौन सा मून है? डेइमोस, ठीक है। फोबोस और डेइमोस जो है ये 2 मून है किसके? मार्स के। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। आपको बताना है कि विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। सो ये कौन है? वित्त वर्ष 2019-20 में भारत किस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि यूएसए। तो यूएसए जो है ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। चाइना जो है ये 2017-18 तक इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। कब तक? तो 2017-18 तक। फिर उसके बाद जो है यूएसए ने इसको टेक ओवर कर लिया 2018-19, 2019-20 में ये यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। और 2013-14 से पहले जो है यूएई जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। और यहां पे मैं और एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया का जो यूएस के साथ ट्रेड है वो क्या है? वो ट्रेड सरप्लस में है। लगभग $19 बिलियन का जो है ट्रेड सरप्लस है 2019-20 में। और इसके उलट चाइना के साथ जो है
क्या है, तो सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट, हालांकि वो घट के जो है 48.66 बिलियन डॉलर जरूर हुआ 2019-20 में, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है जो इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड है। ठीक है, हालांकि ये पिछले 3 साल से लगातार घट रहा है। तो 2017-18 में कितना था, लगभग आपका 60 बिलियन डॉलर था। फिर आपका 2018-19 में 53 बिलियन डॉलर हुआ। अब 2019-20 में कितना हो गया चाइना के साथ, 48.66 बिलियन डॉलर या 48.66 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। मैंने यहां पॉइंट्स दिए हैं, आप देख भी सकते हैं, और फ्लैशबैक भी मैंने दिया जो वहां डिस्कस कर लिया है, तो यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट पेड सीईओ इन द यूएस इन 2019? तो अमेरिका में 2019 में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एलन मस्क, जो कि है कितना, लगभग 500 मिलियन डॉलर जो है इनका पे पैकेज है। उसके बाद टिम कुक आते हैं सेकंड नंबर पे, जिनका 133 मिलियन डॉलर जो है पे पैकेज है। सुधर पिचाई जो है ये 8वें स्थान पे है, और सत्य नदेला जो है ये 9वें स्थान पे है पे पैकेज के मामले में, हाईएस्ट पेड सीईओ के मामलों में। और ऐसा किसने जानकारी दी है, तो ऐसा जो है ब्लूमबर्ग ने जानकारी दी है। किसने, तो ब्लूमबर्ग। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जिसने की अभी हाल ही में जो है द मोस्ट, आप बोल सकते हैं, वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी का दर्जा हासिल किया था। तो कौन सी? टेस्ला। सो ये मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी का दर्जा हासिल किया था, और इसने जो है किसको पछाड़ा था, तो टोयोटा को इसने पीछे छोड़ा था। तो टोयोटा को ओवरटेक करके टेस्ला जो है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी बनी थी। कितना वैल्यू था इसका मार्केट कैप, तो 208 बिलियन डॉलर। कितना, तो 208 बिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप था। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा एलन मस्क की एक और कंपनी है, कौन सी? स्पेस एक्स। ठीक है, तो स्पेस एक्स जो है ये प्राइवेट कंपनी है, और ये जो है आपका जो है इसका एम ये है कि टूरिस्ट को स्पेस टूरिज्म को जो है बढ़ावा देना। क्या, तो स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू सक्सेसफुली कंप्लीट द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोरोना वैक्सीन? तो कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है आपका करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि रशिया। तो कल ऐसी खबर आई कि रशिया ने जो है ह्यूमन ट्रायल्स को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो वहां की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया, और ये बहुत बड़ी न्यूज है। ठीक है, तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ये आपका जो है सेचिनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किया है। किसने, तो सेचिनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किया है। और ये जो वैक्सीन है रशिया के गैमेलेई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने प्रोड्यूस किया है। किसने, तो गैमेलेई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा 6th क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री आर्मी विल बी ऑर्डरिंग 72,000 सिक्स श्योर असॉल्ट राइफल्स? तो किस देश से सेना 72,000 सिक्स और असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर देगी? तो कौन है, तो आपका है करेक्ट ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका, यूएसए से 72,000 सिक्स और असॉल्ट राइफल्स लिए जाएंगे, जो कि इंसास को रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे, तो जो कि इंसास को रिप्लेस करेंगे। ये है आपका इंसास, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इसको रिप्लेस करेंगे, जो कि 22 साल पहले भारत में लाया गया था। ठीक है, और ये जो है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत जो है मंगाया जाएगा। किसके तहत, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, जो कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में एक रूल है। और ये रूल जो है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, ये कब इन्वोक किया जाता है, यहां मैंने दिया है, तो ये तब इन्वोक किया जाता है कि जब देखा जा रहा है कि किसी की डिलीवरी में अनड्यू या अनफॉर्सिन डिले हो सकता है, तो उसको खरीदने के लिए जो है ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अपनाया जाता है, जिससे कि मिलिट्री की कैपेसिटी और प्रिपेयर्डनेस जो है उसको कोई जो है हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ठीक है, और ये जो है इसके अलावा 72,400 तो इंपोर्ट किया जाएगा, किससे लिया जाएगा, किससे, अमेरिका से। उसके बाद जो है टोटल इंडिया को जो जरूरत है, कितने की जरूरत है, 8 लाख असॉल्ट राइफल की जरूरत है। कितना, तो 8 लाख असॉल्ट राइफल की जरूरत है, और उसको मेक इन इंडिया के अंतर्गत लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्या होगा उसका, AK-203 असॉल्ट राइफल्स कहां पे, तो अमेठी के कोरवा में। ये आपको याद रखना है, तो अमेठी के कोरवा में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाया जाएगा मेक इन इंडिया के अंतर्गत। अभी तो हम
इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे को जरूरत है। हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें पता है लद्दाख पे हमारा चाइना के साथ क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसलिए हमारे को इनकी जरूरत है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सेवेंथ है, इन विच स्टेट हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट हैज लेड टू क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट। तो कौन सा है? हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। तो किस राज्य में हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की पर्यावरणविद ने आलोचना की है? तो यह है आपका करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटका ने। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो वहां की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उसको जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उसने अनुमति दी है कि ये जो है रेलवे लाइन आप बना लीजिए। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न घाट से जो होके गुजरेगी तो वहां के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफी हार्म पहुंचाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रपोज ट्रैक है ये कहां से गुजरेगा? बेडथी कंजर्वेशन रिजर्व। ये आपको मैं जो बता रहा हूं ये याद रखना है, बेडथी कंजर्वेशन रिजर्व पहला। दूसरा काली टाइगर रिजर्व यहां से गुजरेगा, और प्लस जो है यहां पे बहुत सारे टाइगर एलिफेंट्स भी हैं, और प्लस क्या है, इसके अलावा 1,90,000 पेड़ भी गिराए जाएंगे। इसके अलावा ग्रेट पेड़ एंड मालाबार पेड़ हॉर्नबिल्स, ये जो है की स्टोन स्पीसीज हैं वेस्टर्न घाट्स के, तो ये भी जो है इनके सर्वाइवल पर सवालिया निशान उठ जाएगा। ठीक है, कौन सा? ग्रेट पाइड एंड मालाबार पाइड हॉर्नबिल्स। ठीक है, इसके अलावा जो है मालाबार ट्री टोड, इस पे भी इफेक्ट आएगा। सो ये क्या है? मालाबार ट्री टोड। तो मालाबार ट्री टोड जो है मेंढकों की एक प्रजाति है, मालाबार ट्री टोड। ठीक है, ट्री टोड। ठीक है, इन पे भी इफेक्ट आएगा। तो यहां पे जो मैंने जानकारी दी है आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि अप टू व्हाट अमाउंट नाउ नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी विल बी रिक्वायर्ड। अब किस राशि तक ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं होगी? तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि ₹200 करोड़ तक जो है अब किसी भी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी की जरूरत नहीं होगी, और ऐसा आत्मनिर्भर पैकेज के थ्रू किया जा रहा है। और इसका जो है कल जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने रिव्यू किया तो इसकी जानकारी दी। क्या? तो 200 करोड़ तक अब कोई भी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी की जरूरत नहीं होगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज वन CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 अंडर द आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। तो किस केंद्रीय PSU ने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्ट समापन के तहत CII ITC स्थिरता पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये कौन है? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और ये चारों ही कंपनी क्या है? ये आपकी हैं महारत्ना। ठीक है, क्या है? महारत्ना कंपनीज हैं, सॉरी PFC नहीं है। हाँ, ये 3 कंपनी जो है महारत्ना। कौन? तो IOC, NTPC और CIL ये महारत्ना है, और PFC क्या है? आपका है PFC नवरत्ना। ठीक है, क्या है? तो PFC नवरत्ना कंपनी है। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और CIL कोल इंडिया लिमिटेड। PFC क्या है? नवरत्ना, बाकी सब महारत्ना। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं। तो NTPC जो है ये 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह, और ये एक महारत्ना कंपनी है। IOC जो है इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन है इसके श्रीकांत माधव वैद्या। PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लोन। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, और चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। तो आपको ये सब पता हो गया। अब महारत्ना स्टेटस की जब मैंने बात की है तो ये जो है 2009 में लाया गया था, और नवरत्ना जो है 1997 में लाया गया था। तो आज के डेट में कुल 10 महारत्ना है। कितने कंपनीज हैं? 10 महारत्ना, 14 आपका है नवरत्ना, और जो है 74 क्या है? 74 आपकी मिनी रत्ना कंपनीज है। तो 10, 14 और 74। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट रोको टोको स्टॉप एंड अलर्ट कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क इन पब्लिक। तो किस राज्य की सरकार जो सार्वजनिक रूप से मुखौटा नहीं पहनते हैं उनके लिए रोको टोको स्टॉप एंड अलर्ट अभियान शुरू करने जा रही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि महाराष्ट्र। तो इसमें क्या होगा? जो वॉलंटियर्स होंगे वो जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसको रोकेंगे, टोकेंगे, और फिर उसको 20 रुपए का जो है मास्क जो है मुफ्त में देंगे। ठीक है, तो ये है आपका रोको टोको कैंपेन। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन गवर्नर है, क्योंकि मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आप चाहते तो फिर भी कह देता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री
हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उत्तर प्रदेश के हैं आपके ये क्या नाम है आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, और मुख्यमंत्री कौन है तो आपके उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हमारा करंट अफेयर शो जो है समाप्त होता है, और अब देखते हैं क्या तो आपका आज का डिस्कशन। तो आज का डिस्कशन जैसे मैंने बताया था कि हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे देखेंगे, और ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में जो है विकास दुबे काफी न्यूज में है, जिसका कि इनकाउंटर हुआ था, तो उसको लेकर काफी जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे सवालिया निशान उठे हैं कि देश में क्या कोई जुडिशियल सिस्टम है कि नहीं है, या जुडिशियल सिस्टम को हमारे को अब कूड़े में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस ने इस इनकाउंटर को जो है जस्ट पब्लिक इमोशंस को ध्यान में रखते हुए जो है इस इनकाउंटर को जो है पूरा स्टेज किया, जबकि उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद जो है विकास दुबे को मारा गया। हालांकि हमको उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मारा गया ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा हो जाएगा कि ये आंख के लिए आंख, और इस गांधी के देश में आंख के लिए आंख प्रथा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहां पे हम जरूरी समझते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि विच इज क्राइंग फॉर रिफॉर्म्स, जो इस चीज के लिए रो रहा है कि रिफॉर्म्स हो, तो वो रिफॉर्म्स होना जरूरी है, लेकिन उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है और ये क्यों जरूरी है। और ये जो है आपको यूपीएससी, पीएससी, लीगल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। मैं हर दिन ये डिस्कस करता हूं आज का डिस्कशन में। ठीक है, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है भारत में 4 सब सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। पहला है लेजिस्लेचर जो कि पार्लियामेंट, फिर इन्फोर्समेंट जो कि पुलिस होती है, फिर एडजुडिकेशन जो कि कोर्ट्स होता है, और फिर करेक्शंस यानी कि प्रिजन्स या कम्युनिटी फैसिलिटीज। ये आपके 4 सब सिस्टम है। अब अगर इतिहास की बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इंडिया में, यानी कि भारत आपराधिक प्रणाली जो है इंडिया में कोई नया नहीं है, बल्कि मॉडर्नाइज्ड इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ, लेकिन भारत में पहले से ही जो है आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्थापित था। तो पुराणों और स्मृतियों में तो हमने देखा था कि धर्मास यानी कि रूल्स ऑफ राइट कंडक्ट होते थे, कि राजा जो है एक धर्मा डिफाइन किया जाता था, राजा का धर्म होता था, तो राजा जो उस धर्मा के हिसाब से ही चलता था। तो ये क्या थे, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही था। फिर उसके बाद जो है धर्मशास्त्र आया, जो कि मनुस्मृति या मनु कोड भी बोलते हैं, और धर्मशास्त्र ने जो है स्थापित किया कि हाँ भाई जो आपका क्रिमिनल कोड होता है वो क्या होगा। उसके बाद जो है जुडिशियल हायरार्की जो है ये गुप्ता एज के दौरान जो है इसको स्थापित किया गया। फिर उसके बाद मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ आया, जिसको कि लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने उसमें कमियां पहचानी और ट्रिपल पॉलिसी का इजाद किया था। किसने, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, जो कि 1774 से लेकर 1785 तक थे। तो इन्होंने मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ में जो है कमियों को पहचाना और उसको दुरुस्त करने की सोची। उसके बाद 1833 में जो है लॉ कमीशन बना था मैकॉले के अंडर, जिसने कि चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत वो कमीशन बना था। तो उसने जाके है इंडियन पेनल कोड जो है 1860 में जो है उसके अंतर्गत जाके स्थापना हुई थी उसकी। उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 में, जिसको रिप्लेस किया गया 1974 में नए कोड से, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पूरा बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका रहा इतिहास। अब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये किसका पार्ट है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ये भी आपको याद रखना है। अब क्यों ऐसा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब कि अधर में पड़ा हुआ है या फिर जो है एकदम ही इनएफिशिएंट है, तो आप देखिए पहले यहाँ पे कुछ आंकड़े मैं दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी भयावह स्थिति है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। ठीक है, क्यों आज इस स्टेज पे पहुंचे कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो रहा है। हैदराबाद में जो कांड हुआ था, रेप कांड, उसमें भी जो है कन्विक्ट्स का जो है एक्यूज्ड का जो है क्या हुआ था, एनकाउंटर हुआ था। ठीक है, तो कन्विक्शन रेट कितना है, तो 46% है ऑल इंडिया लेवल पे, और बिहार में तो मात्र 10% है। और रेप के केसेस में कितना है, 27.2%, जो कि बहुत ही कम है। और अगर मैं सेक्सुअल वायलेंस की बात करूं तो कितना है, मात्र 18.2% है। तो ये कन्विक्शन रेट दिखाता है कि जो क्राइम कर रहा है वो कितना जो है उसको सजा मिल रहा है। तो सजा कितना, केवल 100 में से 46 लोगों को ही सजा मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। इसके बाद जो हमारे जो प्रिजन है यानी जेल है वो ओवर क्राउडेड है। तो आप ये देख सकते हैं, तो 68.5% जो है अंडर ट्रायल्स है भारत के जेलों में। कब, 2017 के अंत में ये आंकड़े हैं कितने, तो 68.5%। इसके बाद जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो जो है क्या है, उनमें स्टाफ नहीं है। तो टोटल 24 हाई कोर्ट में
है, आप 86% जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं ये लोअर कोर्ट्स में है। कितना है? लोअर कोर्ट्स में 86% पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, और इसके बाद 24 हाई कोर्टों में 13.8% पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं। तो आप सोचिए कि जजेस के ऊपर कितना जो लोड है, तो ऑब्वियसली जस्टिस जो है कहां से एफिशिएंट होगा? तो जस्टिस हमेशा जो है डिले ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि जैसा कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो कुल मिला के जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है भारत में कितने हैं? 3 करोड़ पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं। इसके बाद जो है जज पॉपुलेशन रेशियो कितना है भारत में? 2017 में था 19.66 पर मिलियन पॉपुलेशन, और ये जो है वर्ल्ड में कितना है? 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख पे 50 जज पूरे वर्ल्ड में है। और इंडिया में कितना है? मात्र 20 भी नहीं है, कितने? 10 लाख पे। ठीक है, अब इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए क्या है कि केंद्र सरकार ने 2 कमेटी बनाई थी। तो पहला जो है वोहरा कमेटी, ये सही मायने में क्रिमिनल जस्टिस पे नहीं था, बल्कि इसने नेक्सस दिखाया था क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स के बीच में। ठीक है, तो ये नेक्सस किसने दिखाया था? वोहरा कमेटी ने, और उसने इस पे काफी रिकमेंडेशंस भी दिए थे कि इलेक्शन में जो है रिफॉर्म किया जाए, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म किया जाए, जिससे कि ये नेक्सस जो है ये टूटे। हालांकि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए हैं कि अगर 2 साल तक की किसी को सजा हो जाती है तो वो लड़ नहीं सकता, आपको अपना डिक्लेरेशन जो है एसेट वो डिक्लेयर करना है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो है वैसी स्थिति नहीं आई कि जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनल से एकदम मुक्त हो गया है, क्योंकि अभी भी पार्लियामेंट में जो है क्या है? क्रिमिनल्स का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहली कमेटी जो कि फोकस थी किस पे? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, वो थी मलिमत कमेटी, जो कि 2000 में बनाई गई थी जस्टिस मलिमत के अंतर्गत के अध्यक्षता में, और इसने 2003 में जो है इस रिपोर्ट को सबमिट किया था। कुल मिला के मलिमत कमेटी ने 158 रिकमेंडेशंस दिए थे। कितने दिए थे? 158 रिकमेंडेशंस। सो उसी में से कुछ रिकमेंडेशन जो है हमने यहाँ पे जो है दिए हैं, और उसको हम एक एक करके देख भी लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन, स्टेट क्रिमिनल division in high court, introduce inquisitorial system of investigation, power of courts to summon any court, amend article 23, फिर आपका हाइविंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारे जो है रिकमेंडेशंस मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग जो है यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने जीके की तरफ। तो 4 है आज का जीके में। तो क्या है? सबसे पहला, पंचनंदा इज एन एरिया नियर सिंदौस इन एटावा डिस्ट्रिक्ट, जहां पे 5 नदियां मिलती हैं। कौन है? कुंवारी, पहुज, जमुना, चंबल और सिंध। कहां पे? तो सिंदौस एटावा डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है, पंचनदा। फिर इंडिया जो है 3rd कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जिसने की एक ग्रीन कोर्ट स्टैब्लिश किया है एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर को सुनने के लिए। ठीक है, उसके बाद सोवियत स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 7 जो है ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि वीनस पे लैंड किया था। तो कब? दिसंबर 1970 में। और वेनेरा 9 जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन चुका है वीनस का, ये 1975 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद इंडिया का ट्रेड सरप्लस है किनके साथ? यूएस के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ और सिंगापुर के साथ। तो इन 4 कंट्री के साथ टॉप 20 कंट्रीज में इंडिया का क्या है? ट्रेड सरप्लस है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स और जीके। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा करंट अफेयर शो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जी हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरा शो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।